देखिए, राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता, इस देश के अपोजिशन के लीडर भी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब वो जमशेदपुर आए, लोगों को उम्मीदें थी, गांधी मैदान में प्रोग्राम था, जमशेदपुर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम अक्सरियत में रहते हैं, तो उन्होंने मुसलमान के शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। और जो एक ट्रेडिशनल जो बात वो कर रहे हैं, जिस देश में मूवमेंट चल रहा है आदिवासी दलित पिछड़े मुसलमानों की इत्तेहाद की और उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, भागीदारी की, हिस्सेदारी की, वो बात तो वो कर रहे हैं पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से। अपनी सभाओं में भी कर रहे, अपनी रैली में भी कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा में भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक पिछले बार भी उन अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी आने के बाद भी हमने यही महसूस किया कि उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। और अफसोस की बात यह है, इस बात कहने में मुझे अफसोस भी हो रहा है, मैंने कुछ नेताओं को उसमें देखा जो अपनी जिंदगी लगा चुके हैं कांग्रेस में, उनको धक्के दे के स्टेज से बाहर किया गया। कुछ नेता स्टेज तक पहुंच नहीं पाए। तो सवाल उन नेताओं से भी है और कांग्रेस की यहाँ के जिम्मेदारों से भी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को बढ़ाने में लगा दी, कांग्रेस के प्रमोशन में लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी उन लोगों ने। उनको जगह अगर नहीं दे रहे हैं आप, जो काम कांग्रेस ने झारखंड में किया, झारखंड में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें मुसलमानों को दी, जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जहां मुसलमान 16% की रिप्रेजेंटेशन पे है, जहां मुसलमान 70 लाख की आबादी में है, उस कांग्रेस ने मुसलमानों को 2 जगह पे यहाँ टिकट दिया। वही काम जमीन पे भी हो रहा है, वही काम वहां पर टिकट देने के मामले में भी होता है। तो मैं मुसलमानों से और खासकर कांग्रेसी मुसलमानों से सवाल करता हूँ कि साहब, कब तक कांग्रेस को ढोइएगा आप? निकलिए इस ज़हनी गुलामी से, आइए उन पार्टियों को तरफ जो पार्टी ये बात करती है कि हिस्सेदारी की बात हो, बराबरी की बात हो, विकास की बात हो, सम्मान की बात हो। ना आपको सम्मान वहां पर मिल रहा है, ना आपको भागीदारी वहां मिल, ना हिस्सेदारी आपको मिल रही है। तो मैं गुजारिश करता हूँ उन सारे सम्मानित नेताओं से, मेरे बड़े भाई से, मैंने उनसे सियासत सीखी है, मैं सब उनसे गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस के दामन को छोड़कर उन पार्टियों को सपोर्ट करना शुरू करिए जो पार्टी वाकई उसूली तौर पर इस देश में विकास और सम्मान करने की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। नफरत के इस दौर में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? एक बड़ा भीड़ था, लोग उनके भाषण को पसंद कर रहे थे, खासकर बड़ा तबका मुसलमानों का था, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की उन्होंने बात नहीं की। देखिए, नफरत की बात तो जकिया जाफरी के इंसाफ क्यों नहीं दिला पाए ये लोग? कांग्रेस की हुकूमत इस देश में रही है तकरीबन 65 सालों में। 66 दंगे किसने कराए इस देश में? बाबरी की ताला जो है किसने खुलवाया इस देश में? झारखंड में इस सरकार जब यहाँ पर आई, उसने कहा था, मैनिफेस्टो में कहा था कि मोबिलिटी कानून लाएंगे। मोबिलिटी कानून क्यों नहीं ला पाए? अभी कुछ दिन पहले हमारे इमाम शहीद हुए शहाबुद्दीन साहब, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? उनके घर वालों के लिए उन्होंने क्या किया? तबरेज अंसारी के जो यहाँ की बेवा, उनके लिए उन्होंने क्या किया? झारखंड में 47 मॉब लिंचिंग में अक्सर लोग मुसलमान मारे गए, उनके लिए उन्होंने क्या किया? तो भाई सवाल तो आपकी दुकान जो खुल रही है, मोहब्बत की दुकान, किसके लिए खुल रही है? खास तबके की मोहब्बत की दुकान खुल रही है या आप ट्रेडिशनल तौर पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लीडर, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम नुमाइंदा, मैं बात कर रहा हूँ दलितों के हम लोग अधिकार की बात करते हैं। क्या आपने मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं की यहाँ पर? और जमशेदपुर आप यहाँ हैं, जमशेदपुर के बारे में आपने चर्चा ही नहीं किया, क्या एक्शन प्लान आपका है? आप एक बड़े नेता है, आप पूरा देश आपको देखता है। मुसलमान गए थे, मैं तो सवाल उन मुसलमानों से भी करना चाहूंगा, मुसलमान साहब आप वहां पर गए थे, आपने क्यों मुतालबे नहीं किए? क्यों हम पीछे घूम रहे हैं उन लोगों के? ठीक है, राहुल गांधी से अच्छे नेता है, सम्मानित नेता, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन एहतराम तो ये भी तो है कि हमारे लोगों का एहतराम भी किया जाए, मुसलमानों का भी एहतराम भी किया जाए। तो भीड़ तो उनके पास में गई थी सुनने के लिए। खुशी की बात यह है कि उनको सुना लोगों ने, लेकिन उनसे लोगों ने क्या सीखा, क्या मुतालबे किए उन लोगों से? ये मेरा एक बड़ा सवाल है। आजाद समाज पार्टी को के प्रत्याशी को अगर लोग चुनकर भेजेंगे विधानसभा या आप जीत कर जाते हैं, तो मुसलमानों के फेवर में क्या काम होने वाला है? सबसे पहला देखिए, मुसलमानों के फेवर सबसे बड़ा काम जो है, इस प्रदेश में नफरत आम हो रहा है, इस प्रदेश में मोबिलिटी कानून नहीं हो पाया। सबसे पहले सुरक्षा और सम्मान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। यहाँ पर व्यापारी जो हमारे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कुछ झारखंड जमशेदपुर नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापारियों में खौफ का माहौल है। आप देखिए, ठेकेदारी प्रथा जो यहाँ शुरू कर दी गई है, खासकर जो यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा में हमारे लोग जो है वो हाशिए पे चले जा रहे हैं। जो यहाँ पर टेंडर्स निकलते हैं, वहाँ पर खास तबके को टेंडर्स मिलता है। मुसलमान जिन पार्टियों को हुकूमत में लाकर उनको सराहता है, जिन पार्टियों को हुकूमत में लाते हैं, वोट दे के लाते हैं, सब कुछ अपने दाव पे लगा देते हैं, उनको टेंडर्स तक भी नहीं मिल पाते। तो मुसलमान यहाँ पर गुर्बत में भी है, जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर हाशिए पे है, उनके अंदर खौफ का माहौल है, पूरे प्रदेश में खौफ का माहौल है। जब भाजपा थी तो भी खौफ का माहौल था, जब ये सेकुलर गवर्नमेंट बनी है सो कॉल्ड, तो भी खौफ का माहौल है। तो जब हम यहाँ पर, हमारी हुकूमत आएगी, जब हम यहाँ पर चुन के जाएंगे, तो हम मुद्दों को उठाएंगे, मुद्दों को उठाएंगे विकास के लिए, सम्मान के लिए, मुसलमानों के हिमायत में, दलितों की हिमायत में, पिछड़ों की हिमायत में। उर्दू बोर्ड यहाँ नहीं बन पाया, मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया, इन सब चीजों को उठाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। पश्चिम विधानसभा पहली बार देख रही है आजाद समाज पार्टी को। चौक चौराहों पे बात हो रहा है कि जिस बात को बेबाकी से संसद में उठाना चाहिए चंद्रशेखर आजाद को, जो मुसलमानों का असल मुद्दा है इस वक्त, उस पर चंद्रशेखर आजाद बात नहीं कर रहे। आप किन मुद्दों की बात करें? चंद्रशेखर साहब ने हर मुद्दे को उठाया है।
चंद्रशेखर आजाद अगर कहीं ना कहीं उनको पीक मिला या नेता उभर कर आए, तो वो दिल्ली में जो 2020 का मामला था, उस वक्त उनके साथी थे जो इस वक्त जेल में बंद है। लोगों का कहना है कि उनके फेवर में या उनके लिए आवाज संसद में नहीं उठाया जा रहा चंद्रशेखर नहीं, आजाद के किनके द्वारा। बारे में बात कर रहे हैं आप? उनकी उमर बात खालिद, उमर चिराग खालिद हैदर, उमर खालिद साहब के रंजीत बारे में इमाम। उमर खालिद साहब के बारे में चंद्रशेखर आजाद साहब ने कई बार चर्चा की है, और सांसद में उठाने के बाद मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करूं उठाने के लिए। आप ये बताइए कि उमर खालिद साहब जो है उनके साथ में, मुझे जहां तक पता है कि उमर खालिद साहब कभी उनके लाइन नहीं रहे। उमर खालिद साहब कभी उनके दोस्त तो नहीं रहे। हाँ, किसी आंदोलन में हिस्सेदारी ली होगी उन्होंने, जहां तक मुझे पता है। मैंने खुद सुना उनके स्पीचेस को, उन्होंने सबके लिए मुद्दे उठाए। तो सांसद मुद्दे नहीं उठाए गए हो बहुत सकते सारे हैं। ऐसे साथी थे दिल्ली में उस वक्त जो इस वक्त जेल में बंद। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कौन कौन साथी थे। मिरान हैदर, मिरान हैदर साहब उनके साथ, सरजील इमाम, नहीं, उनके साथ में प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन हाँ, बाग का जो देखिए प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है। और चंद्रशेखर भाई ने कई बार मुद्दों को उठाया। शाहीन बाग में इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके रेगुलर मुद्दे उठाए गए हैं। अब उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए, जाहिर सी बात है कि एलिगेशन जो लगे हैं उसको स्टैब्लिश किया गया होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि उनसे हम बोलेंगे उसको मुद्दे उठाने के लिए, सांसद में मुद्दे उठाए जाए, और सदन पे तो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे। मैं इस बात की आपको बोलता हूँ कि हम कोशिश करें कि मुद्दे उठाए जाए वहाँ पर, उनको ये भी उठाना है भी कि चाहिए। चंद्रशेखर आजाद उस वक्त दिल्ली में थे जब शाहीन बाग या प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन दंगा होने के बाद चंद्रशेखर नहीं, आजाद देखिए नजर नहीं बेसलेस, आए। देखिए बेसलेस एलिगेशन है ये। एलिगेशन उन लोगों ने लगाया, मैं बहुत करीब से उनको जानता हूँ। बेसलेस एलिगेशन है, उन लोगों ने लगाया जो चंद्रशेखर आजाद से डर गए थे। उनको ये लगा चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों के नेता तो हैं, अब मुसलमानों की तरफ रुख वो कर रहे हैं। तो जिनकी ठेकेदारी चलती है मुसलमानों को लेकर, जो ये समझते हैं कि मुसलमान एक खास मुसलमान जो कौम है वो हमारी ठेकेदारी पे चल रही है, ये हमारी पार्टी उनके उनके समर्थन में खड़ी होगी, तो उनके पेट में ये दर्द होना शुरू हुआ। यकीनी तौर पर ये बात बहुत चलाई गई, ये पूरा बेसलेस एलिगेशन है, झूठा प्रचार रहा। और इस एलिगेशन को लोगों ने जब नगीना में चुनाव को जीते तो वहां पर ही प्रचार में लोगों ने डाला था, लेकिन चुनाव को हम मजबूती से लड़े, मजबूती से जीते। और जो लोग मेरे साथ, वो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको इंटरव्यू चाहूंगा आप करें उनको, जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियां को देखा सीएनआरसी के मूवमेंट में, जब उन चंद्रशेखर आजाद साहब को वहां पर जेलों में मारा गया, उनके ऊपर प्रताड़ित किया गया, नाखून उनके उखाड़ लिए गए। उनके साथ मेरे एक दोस्त हैं, वो कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, अनस मरगूब साहब, यहाँ आए हुए हैं। उनसे उदास उनके सुन सकते हैं आप, क्या उनके साथ में हुआ था उस वक्त में। तो ये एलिगेशन इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी डर था, एक सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी भी है, उनको भी डर था कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के साथ में उनका चेहरा ना बन जाए। तो ये डर तो हर जगह पे है, झारखंड में डर चल रहा है उनको। तो भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी सबकी बात करी तो क्या उसमें मसला है। लेकिन चंद्रशेखर अगर दलितों की बात करे तो अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों की बात करे तकलीफ हो जाती है लोगों को। तो हमारी राजनीति जो है वो हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई की है, कि हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो जनसंख्या इनकी जिस तरह से है उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। झारखंड में आप देखिए कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इस बार है जिसने 8 सीटों में मुसलमानों को खड़ा किया। हमने 17 सीटों पे 8 मुसलमान को दिया, और सारे मुसलमान जो बावकार लोग हैं, जिनके पास में जमीन भी है। आपने अगर हमारी रैली देखा होगा, जहाँ रैली हम कर रहे हैं, तो रैली में आज लाखों किलो मजमा क्यों आ रहा है? तो बावकार लोग हैं, सड़क सड़क से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की पिछले 10 सालों में। भीम आर्मी की मेहनत भी है, आजाद समाज पार्टी की मेहनत भी है, राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद साहब की मेहनत भी, कुर्बानियों का नतीजा है कि हम जमशेद झारखंड में और जमशेदपुर में कामयाब हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या बातें की जा रही है कि दलित मुसलमानों को वोट नहीं देते हैं, और ये साबित जमशेदपुर में भी होने वाला है कि दलित कहीं ना कहीं सपोर्ट में नहीं है आजाद समाज पार्टी। देखिए, ये प्रोपेगेंडा जो है पत्रकार की चलाते हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए चलाया जाता है कि इस देश में मनोवादी ताकतें जो है वो ये चाहती है कि उनका वोट, खासकर जो कांग्रेस पार्टी जो है, खासकर जो सेकुलर पार्टी है, वो चाहती है कि इनका वोट इनको ना मिले, क्योंकि वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? वोट बैंक मुसलमान किन का बना हुआ है? कांग्रेस का बना हुआ है, जेएम का बना हुआ है। तो उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना खत्म हो जाए और मुसलमान के हमारे हिस्से में ना आ जाए, इसलिए बात साजिश चलाई जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी तो कई एमएलए थे वहां पर, कई मंत्री बने, कई सांसद बने। आप पता कर सकते हैं, इंडिया में नंबर ऑफ सांसद सबसे ज्यादा जो है मुसलमान सांसद उत्तर प्रदेश के थे। नंबर ऑफ एमएलए उत्तर प्रदेश में थे। आज भी झारखंड में उन जगहों पर जहां पर बसपा लड़ती रही है, इस बार बसपा तो हाशिए पे चली गई, लेकिन आप देखिए जहां पर शेड्यूल कास्ट ज्यादा संख्या में है, शेड्यूल कास्ट में खासकर रविदास समाज जो है, जैसे आप देखिए गढ़वा में, आप पलामू में देख लीजिए, डाल्टनगंज का देख लीजिए, विश्रामपुर और भवनाथपुर देख लीजिए, जहां हमारी रैलियां वहां पर हो रही है, जहाँ पर खास तरह के शेड्यूल कास्ट में जो हमारे जो रविदास समाज के लोग हैं 70-80% है, वहां पर 70% तो शेड्यूल कास्ट के लोग आ रहे, 30% मुसलमान वहां पर आ रहे। जमशेदपुर का निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है। जमशेदपुर में क्योंकि यहाँ पर एक खौफ का माहौल है, जो खौफ का मुसलमानों में भी है। जो हमारे समर्थन में खड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो बटन दबाएंगे केतली का, लेकिन बात नहीं कर सकते साहब, हमें डर है, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा। जाहिर सी बात है, किससे डर? बन्ना गुप्ता से डर लोगों को। ओपन ये मैं तो ओपन ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मंत्री जी मुसलमानों को, नौजवानों को, मेरे जितने भी कैडर्स हैं उनके चेहरों को सर्कल कर करके भेजा गया
उनके वालिद मोहतरम के पास फोन आया, उनके ससुर जी के पास फोन आया, उनके घर पे फोन आया, उनके अंकल को फोन आया कि इनको इस मूवमेंट से हटा लीजिए। भाई हम जो छोटी सी पार्टी है और ये लोग कह रहे हैं कि दलितों की पार्टी है, तो फिर डर क्यों है उनको? आप ये समझिए कि झारखंड में सिर्फ जमशेदपुर में नहीं बल्कि झारखंड की 8 सीटों पर, जहां हमने आज 8 सीटों पे खड़ा किया अपने नुमाइंदे, उन 8 की 8 सीटों पर हमने इनके नाक में दम कर दिया। और जिन सीटों पर शेड्यूल कास्ट हमारे लीडर्स खड़े हैं, शेड्यूल कास्ट जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, वहां भाजपा घबराई हुई है। तो जहां पर शेड्यूल कास्ट खड़े हैं वो भाजपा घबराई है, जहां मुस्लिम लीडर खड़े कांग्रेस घबराई है। तो ये सोचते हैं कि भाजपा ये सोचती है कि शेड्यूल कास्ट उनका वोट बैंक है, कांग्रेस जेएम सोचती है मुस्लिम उनका वोट बैंक है। तो मुसलमान और शेड्यूल कास्ट किसी का वोट बैंक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जागरूक लोग हैं और यकीनी तौर पर जो उनके लिए काम करेगा उनके साथ वो जाने को तैयार है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला होगा। और यकीनी तौर पर जिन मुद्दों पे लड़ाई मैंने लड़ी है, वामसेफ के पैटर्न पे हो या एपीसीआर के प्लेटफॉर्म से हो या फिर मेरी अपनी जो पहचान रही है, उसको लोग सराह रहे हैं। और दलित समाज बड़े संख्या में आ रहा है। ठीक है, वो डर है उनके अंदर में, लेकिन दलित समाज जो है, मुसलमान है, पिछड़े भी है और हमारे साथ जितने भी तबके जुड़े हुए हैं, जो गरीब है, शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका समर्थन हमारे पास में भरपूर आ रहा है। अब बामसेफ की बात कही आपने, बामसेफ का पुराना जुड़ाव है। अब बामसेफ एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बामसेफ का सपोर्ट है आपको इस वक्त? बिल्कुल सपोर्ट मैंने बामसेफ से सीखा है और बामसेफ के जितने भी कैडर्स यहाँ पर हैं जो आज बामसेफ से जुड़े हुए हैं। देखिए हमारी विचारधारा जो है पहले बामसेफ ही थी, बामसेफ के बाद ये बसपा बनती है और वही पैटर्न चलते, वही विचारधारा जो है आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मुसलमानों को जोड़ने की विचारधारा, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और पॉलिटिकल पार्टी आजाद समाज पार्टी के नाम पे आ गई। तो वही विचारधारा है और बामसेफ के लोगों को जबरदस्त भरपूर समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है, जमशेदपुर में पूरे प्रदेश में मिल रहा है। यहाँ तो मिल ही रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, जितनी मेहनतें हमने की है लोगों को जगाने में। और आपको इस बात को जानकर खुशी होगी क्योंकि आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप जमशेदपुर में सर्वे ले लीजिए, कोई मुस्लिम लीडर दलितों के बीच में जाकर इतना काम नहीं किया जितना मैंने काम किया। और मेरी जो शख्सियत है वो दलितों में उनके बीच में ज्यादा मारूफ है। वो मुझे मानते हैं कि ये इस बंदे का आउटपुट मिलेगा आपको? सॉरी, इस काम का आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इस काम का आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर रविदास समाज 16,000 वोटर है, उनका मैक्सिमम वोट या तो बसपा को जाता था या भाजपा को जाता था। आज भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनका वोट निकाल रहे पूरे प्रदेश से। तो यहाँ पर ही उनका वोट मिल रहा है, समाज का वोट मुझे मिल रहा है, मुखी समाज का वोट मिल रहा है। हम जहाँ सभाएं कर रहे हैं, खासकर हमें जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो हमें सम्मानित कर रही हैं, वो हमें प्यार देने का काम कर रही है, अपने घरों में बैठा खाना हमें खिला रही। तो ये सम्मान, ये प्यार जो है इतने सालों में जो हमने मेहनत की है वो मिलना शुरू हुआ है। मुसलमान तो मुझे, क्योंकि मैं उनके बीच का हूँ, तो वो तो मुझे उनकी मदद भी मिल रही है, उनका प्यार भी मिल रहा है। लेकिन दलितों के बीच में जो हमने मेहनतें की है उनका अपार प्यार मुझे मिल रहा है, बात की मुझे बहुत खुशी है। काशिफ भाई, बाहैसियत प्रदेश अध्यक्ष एक सवाल, चुनाव से पहले एक शख्स आपके साथ लगातार दिख रहा था, पूर्वी से उन्होंने रिकॉल पार्टी से अपना नामांकन भरा, क्या ऐसा हो गया कि लास्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ना पड़ा? देखिए उन्होंने पार्टी छोड़ा भी नहीं, मुझे तो इस बात की इल्म भी नहीं है। और मैं आपसे आज भी, उन्होंने कोई, मुझे पता चला एक लेटर मेरे पास में आया, उनका मेरे पास डायरेक्टली कोई फोन भी नहीं आया, ना उनका मेरे पास डायरेक्टली कोई पर्चा आया, रिजिग्नेशन लेटर आया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने वहां चुनाव को लड़ा है जहां पर हम चुनाव को लड़ने के सक्षम थे। हमने हमेशा उन कैडर्स को खड़ा किया जो कैडर सक्षम थे। मैंने 12 उनको बोला कि अगर चुनाव लड़ना है आपको इस पैटर्न पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच में शहर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। अगर उनको कम वोट आता है तो यकीनी तौर पर मेरे ऊपर एलिगेशन आएंगे, मेरे ऊपर इल्जाम आएंगे। तो मैंने जो पैटर्न को सेट करना चाहा था उस पैटर्न में कामयाब नहीं हो पाया, उस पर खड़े नहीं उतर पाए वो। इसलिए हो सकता है उनको लग रहा हो कि इससे बेहतर पार्टी वो है तो वहां चुनाव लड़ रहे हो। मैंने उनको हमेशा इस्तेमाल किया। मैंने उनके सिवा कई और सिख भाइयों का, तो सिख भाइयों ने कहा कि नहीं हम आज तैयार नहीं, हम आपके साथ करते यार। आप देखिए अगर सिख भाई मुझसे नाराज होते तो मुझे सम्मानित फिर क्यों किया था गुरुद्वारा में बुलाकर? मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ कल भी वो सिख भाई लोग थे। 3 दिनों के अंदर 2 बार चंद्रशेखर आजाद आए शहर, क्या ऐसी जरूरत है कि लगातार वो? देखिए जरूरत नहीं, उनका प्यार है मेरे लिए। मैं नगीना में था उनके लिए और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। और क्योंकि मैं उनके राष्ट्रीय कोर कमेटी में भी हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, उन्होंने जिम्मेदारी मुझे बड़ी दी है। आप देखें कि इतना बड़ा लीडर मेरे लिए गलियों की खाक छान रहा था। तो सोचिए कि हम जिस मूवमेंट को करना चाहते हैं, ये मैसेज गया पूरे देश में कि एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं बल्कि एक अपने भाई के लिए, जिसने नगीना में उनके लिए मेहनत की, उनके लिए गलियों के खाक छान रहे थे। मैं चाहता बड़ी बड़ी सभाएं करता, उन्होंने मुझे कहा कि सभाएं नहीं करनी है, लोगों से मुझे मिलना है, हम खुद लोगों के पास जाएंगे, हमें लोगों को अपने पास नहीं बुलाना। इस पैटर्न को चेंज करना राजनीति का हमें। लोग जो भीड़ बुलाते हैं अपने पास में, मजमा बुलाते हैं पैसे देकर, इस पॉलिटिक्स को खत्म करके लोगों के बीच में जाना, उनके मसाइल को सुनना है। और यकीन करिए जिन जिन जगहों पे हम गए, लोगों ने कहा कि साहब आपने दिल जीत लिया हम लोग का। तो आप देखिए इतने बड़ा नेता इस देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, उनके पास एक मास है, एक मोबिलाइजेशन उनके पास है।
उसके बावजूद भी मेरे साथ हाथ पे हाथ लेके मुझे घुमा रहे थे, मेरे साथ घूम रहे थे। इस बात की जमानत है कि चंद्रशेखर आजाद साहब एक बहुत ही बुनियादी जमीन जुड़े हुए नेता हैं, और ऐसे नेता बनने की मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि मैं छोटा कार्यकर्ता पार्टी का हूं, मैं सबको ये कहता हूं कि इस तरह नेता बनने की जरूरत है हम लोग को। आपको देखा गया है कि लगातार आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, तो इस चुनाव के बाद आने वाले 5 साल क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है काशिफ रजा सिद्दीकी का? देखिए, जिस लीडरशिप की मैंने बात की, जहां मुझे अल्लाह ने पहुंचाया, तो मैंने 8 सीटें मुसलमानों को दी। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं 17 पे लड़ रहा हूँ, मैंने 8 दिया, बट वी आर गिविंग नॉट लेस देन 52%। उससे ज्यादा मैंने टिकटें मुसलमानों को दी, ऑलमोस्ट 50% का आसपास हमने टच किया। तो अब बताइए कि जिसकी बात हम कर रहे थे, अगर हम आगे बढ़ कामयाब होते हैं, और मेरी नज़र जो है झारखंड में शेड्यूल कास्ट यहाँ पर तकरीबन 55 लाख की आबादी में है, मुसलमान या 70 लाख की आबादी में है, हम मिल के तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर पहुंचते हैं। और अगर हमने मेहनतें की और शेड्यूल कास्ट मुसलमानों को जोड़ा, आदिवासियों के मसाइल को लेकर खड़े हुए, पिछड़ों को जोड़ा, और जितने भी शोषित वंचित समाज को जोड़ा, तो आने वाले वक्त में हम तकरीबन 25 से 30 सीटों में कामयाब हो सकते हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, लड़ाई हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, किसी नेता से नहीं है। जिन नेताओं ने इस देश को लूटा, जिन नेताओं ने प्रदेश को लूटा, और जाके गरीब शोषित वंचित समाज को अब भी लूट रहे, छलने का काम करे, लड़ाई हम उस विचारधारा से है, जो विचारधारा ये कहती है कि तुम हमें वोट तो जरूर दो, लेकिन तुमको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तुमको भागीदारी नहीं देंगे। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने और जेएमएम ने कुल 4 सीटें यहाँ पर मुसलमानों को दी, और उन 4 सीटों पे कोशिश ये की जा रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, कोशिश ये की जा रही है कि 4 के साथ 4 नेता जो हारे। आप देखिए कि जहां पर कांग्रेस लड़ रही है, जहां नुमाइंदे लड़ रहे, मैंने टिकट देने का काम वहां पर नहीं किया। मैंने उन सीटों पर टिकट दिया है जहां मुसलमान लड़ जाए, जहां दलित, मतलब कोई फ्रिक्शन हमारे बीच में ना पैदा हो, और जहां पर एक पार्टी एमआईएम के नाम पे यहाँ पर है, जहां एमआईएम जहां पे लड़ रही है, मैंने वहां पे टिकट नहीं दिया साहब, आप पता कर सकते हैं। तो हम जिस बात को बोल रहे हैं, उस बात पे हम उसी तौर पे कायम है, और हमारी लड़ाई जिन लोगों से, उनसे लड़ाई मजबूती से हम लड़ रहे हैं। लड़ाई हमारी उन लोगों से जिन लोगों ने इस देश के संविधान को तोड़ने की बात की, संविधान को बदलने की बात की, और इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं। लड़ाई हमसे सीधा उनसे है लड़ाई, और हमें किसी से हमारी लड़ाई नहीं। माजी में भी इस देश ने बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को देखा है, कहीं ना कहीं अब उन्हें प्लानिंग के तहत करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो शहाबुद्दीन जी हो या मुख्तार अंसारी। तो डर नहीं लग रहा आपको कि आपको भी क्रश किया? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने कहा कि अब मेरे एक पत्रकार साथी थे, दिल्ली से आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने सिक्योरिटी नहीं ली? एक एमएलए को सिक्योरिटी मिलती है, उनको सिर्फ एक कांस्टेबल मिलता है। तो मैंने कहा कि भाई सिक्योरिटी मैं क्यों लूं? मैं ये समझता हूं कि हमारे माताएं बहनें खौफजदा है, यहाँ के बिजनेसमैन खौफजदा है, युवा खौफजदा है, और तो उस खौफजदा के माहौल में उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। उस खौफ के माहौल में मैं कैसे सिक्योरिटी सेफ्टी ले सकता हूँ? तो हम एक उसूली लोग हैं, हम विचारधारा के लोग हैं, इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी मैंने नहीं ली। आपने जो सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह की व्यवस्था इस देश में बनाई जा रही है, उस व्यवस्था में कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। आप झारखंड में जिनको मुसलमानों ने अब तक वोट दिया इन 24 सालों में, और 78 सालों में जिनको वोट दिया, सवाल उन सियासी पार्टियों से होना चाहिए जिन लोगों ने मुसलमानों को जीरो पे लाए खड़ा कर दिया, हाशिए पे लाए खड़ा कर दिया। जमशेदपुर सीट जहां मुसलमान 1,30,000 की आबादी पे है, आपको एक नेता नहीं मिला। मैंने 12 अपने प्रोग्राम में कहा कि काशिफ रजा ये चाहता है कि कांग्रेस किसी को टिकट दे दे, मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरे सब दोस्त गवाह हैं इस बात के। मैंने 12, मेरी स्पीचेस रिकॉर्डेड है, मैंने 12 कहा है कांग्रेस की टिकट यहाँ क्यों नहीं देती मुसलमान को? टिकट दे, मैं उनके लिए उनके समर्थन हिमायत में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब कांग्रेस टिकट नहीं दिया, तो मेरा फर्ज बनता था कि रिप्रेजेंटेशन मैं करूँ, रिप्रेजेंट करूँ अपने समाज को, और उसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं अगर कांग्रेस सीट देती तो आप चुनाव नहीं लड़ते? बिल्कुल मैं नहीं लड़ता। एमआईएम ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया। कब बनाया साहब? उन्होंने नामांकन भरा। कब बनाया? मैंने तो 22 को किया, उन्होंने 25 को किया। 2 महीने पहले मैंने अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंसमेंट में 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन भी नहीं किए थे। वो किस पार्टी की हिमायत में थे, खड़े थे वो? जिस पार्टी ने झारखंड में मुसलमानों की ये आज हालत कर दी कि मुसलमान खौफजदा है। अब मैं गढ़वा के बता रहा हूँ, उनके मिथिलेश ठाकुर वहाँ के विधायक हैं, बड़े मंत्री हैं। वहां पर 3-4 मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों को मर्डर किया गया, अंसारी समुदाय के लोगों को मारा गया। मिथिलेश ठाकुर डायरेक्टली उसमें मर्डर में नाम है। यही जेएमएम पार्टी के मिथिलेश ठाकुर साहब हैं। तो जहां जहां मुसलमान 50% भी है, 30% भी है, 20% भी है, इसी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया ना साहब। आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि मुसलमान खौफजदा है, आपने कहा। बिल्कुल। तो इसको रोकने का क्या प्लान है आपके पास, अगर आप चुनकर जाते हैं अकेला विधायक आजाद समाज पार्टी का? असदुद्दीन ओवैसी भी अकेले हैं, चंद्रशेखर आजाद भी अकेले हैं, पप्पू यादव भी अकेले हैं। तो अकेला विधायक जो होता है, उसकी विचारधारा अगर उसकी होती है, तो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आजाद समाज पार्टी यहाँ पर एक सीट पे चुन के जाती है, तो काशिफ रजा सिद्दीकी बड़े हौसले के साथ, ईमानदारी से आपको कहता है कि झारखंड के हम उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों को आज तक सियासी पार्टी ने नहीं उठाया। वो डरती है उन मुद्दों को उठाने में,
और वो हर वो काम करेंगे जो गरीबों के, मजलूमों के, शोषित वंचित समाज के हिमायत में होता है। इंशाल्लाह वो काम को करेंगे, विकास भी करेंगे, सम्मान भी लोगों को देंगे और लोगों को सम्मान भी मैं मुसलमानों की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि आज देखिए एक मुसलमान कहीं ट्रैवलिंग करने में भी सोच रहा है। देखिए वो तो देखिए, आप जब विधायक बनते हैं तो कलम की ताकत आपके पास होती है। आप सदन में आवाज उठा सकते हैं, उसकी हिमायत में बिल पास करा सकते हैं। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा मॉब लिंचिंग कानून नहीं पास हो पाया। कोई भी गधा घोड़ा उठकर किसी, कोई विधायक, कोई बेकार आदमी उठता है और मुसलमान के कहता है कि दाढ़ी टोपी, उसकी दाढ़ी दाढ़ी छीनो, टोपी उसकी छीनो, दाढ़ी नोच के उनको मारो। वो इनकी हिमायत में कौन खड़ा हुआ? आपको पता होगा शशि भूषण मेहता ने, जो पांकी के विधायक हैं, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन किया। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, उनको घुटने पे टिकाने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि आप ये समझिए कि जो जिन पॉलिटिकल पार्टी को हमने हिमायत में वोट दिया था इसके पहले, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक शब्द किसी ने नहीं बोला। और जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है तो कौन बोल रहा है? इतने मसाइल मुसलमानों को अपनाने एक बड़ा मुद्दा है, कोई नहीं बोल रहा साहब। तो सवाल तो उन पॉलिटिकल पार्टी से करना चाहिए आप लोगों को जिन पॉलिटिकल पार्टी को हमने वोट दिया आज तक। हम तो एकदम नए पॉलिटिकल पार्टी, नए पॉलिटिकल फ्रंट है हम। चलिए आखिर में काशिफ भाई, 3 दिन के बाद चुनाव, क्या कहेंगे वोटर से? देखिए, मैं वोटर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग बड़ी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास बहुत व्यवस्था तो है नहीं, हमारे पास बहुत ही एक बड़ा भंडार है पैसे का, लेकिन हम ईमानदारी से चुनाव को लड़ रहे हैं। और हमने कोशिश की है कि जमशेदपुर में उसूल की राजनीति की जाए। आपने देखा मेरे स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, मैंने बहुत पॉजिटिव अप्रोच किया, किसी पार्टी को गाली नहीं बका, किसी भी पॉलिटिकल फ्रंट को हमने काउंटर नहीं किया। हमने काउंटर किया उद्देश्य को, काउंटर किया उनकी नीयत को, उनकी नीति को काउंटर किया, और काउंटर किया कि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे पा रहे, उसको हमने काउंटर किया। मैं वोटर्स, मैं जो सम्मानित आपके जो व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो आज आप जब वोट देने जाएं तो सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करें कि 24 सालों में झारखंड की बदहाली के जिम्मेदार कौन है। तो अगर जिम्मेदारी जिनकी बनती थी उन्होंने काम नहीं किया तो ये हमारी गलती ही बनती थी। हमने उनसे सवाल किया होते, उनसे जिम्मेदारी में खड़े होते। आपने देखा कि 2009 से लेकर 2019 तक बन्ना गुप्ता 3 चुनाव को लड़े। मैं थोड़ी बात और करना चाहूंगा आपसे, उन 3 चुनाव में उन्होंने कभी किसी स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया। इस बार क्या, कैसा ऐसा क्या हो गया कि स्टार प्रचारक आते चले गए और कई स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे? कहीं न कहीं राज समाज पार्टी का खौफ है, कहीं न कहीं मजलूमों के इत्तेहाद का खौफ है, कहीं न कहीं आदिवासी दलितों के इत्तेहाद का खौफ है, कहीं न कहीं उनको ये पता है कि मुसलमान तो कंसोलिडेट हो रहा है, साथ ही साथ में जो एंटी इनकम्बेंसी है दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, वो भी कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है, इस पॉलिटिकल पार्टी में एक तरह के एक आप समझे कि केमिया है कि वो लोगों को जोड़ पा रही है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़ों के मिलकर जो बन रही है, इससे बड़े खौफजदा हैं लोग। आपकी बात तो से वोटर से एक बात याद आ गया, और कुणाल सारंगी जो अभी भाजपा छोड़ के फिर से जेएमएम में जेएमएम में थे, भाजपा में गए, फिर जेएमएम में। वो कह रहे हैं कि पश्चिम विधानसभा में बन्ना गुप्ता का कोई कॉम्पिटिटर नहीं, एक तरफा जीत रहे हैं। बहुत, अगर एक तरफा जीत रहे होते साहब तो इतनी ज्यादा सभाएं, इतने कंपेन्स, पूरा घर उतार दिया, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर आपने इतना विकास किया होता तो लोगों की दुआएं से आप जीत जाते। तो फिर आपको डर किन लोगों से? और हमारे लोगों के पास फोन कॉल, मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग से मैं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन गैर उसूली काम मैं नहीं कर सकता, चाहता उस काम करना। तो क्यों आप डर रहे हैं? अगर आपने इतना काम किया होता, लोगों तो मोहब्बत की होती, लोग आपसे खौफजदा नहीं होते, लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते, तो बन्ना गुप्ता को तो मैसिव विक्ट्री मिलनी चाहिए थी। तो क्यों खौफजदा हैं आप? कहीं ना कहीं आपने लोगों के बीच में खौफ पैदा किया। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके नाम पर जमशेदपुर में कई लोग ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं, उन पे उनको अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और चलिए फिर से आखिर में वोटर्स से क्या? वोटर्स की अपील है कि इस बार का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है। अगर आपने राज समाज पार्टी को वोट दिया तो राज समाज पार्टी आदिवासियों के, दलितों के, मुस्लिम और पिछड़ों के सम्मान में, खौफ को ख़त्म करने के लिए और जमशेदपुर पश्चिम को विकास करने के लिए जमशेदपुर पश्चिम में स्कूल कॉलेजेस का निर्माण करेगी। यहाँ पर उसूली तौर पर जो चीज़ें नहीं हो पाई, अस्पताल नहीं बन पाया, आप देखिए जर्जर हालत में सड़कें यहाँ की, अभी सड़कें बन गई, बेहतर थोड़ी हो रही, पर सड़कें आज भी हालत जर्जर हालत में है। नाली नहीं बन, छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही, हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम विधानसभा का जो है वो है खौफ का माहौल। इस खौफ के माहौल से हम निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह, खौफ के निज़ाम को ख़त्म करेंगे और जमशेदपुर पश्चिम को झारखंड का सबसे अच्छा विधानसभा बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप।